नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों की जो दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी कमर कस ली है। हालात ना बिगड़े इसकी पूरी तैयारियां तमाम की गई हैं। किसानों के दिल्ली पहुंचने से उनको रोकने के लिए कई स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर पुख्ता बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। कड़ा पहरा है किसानों को रोकने के लिए। सीमेंट और कंक्रीट के बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी पुख्ता मजबूत बैरिकेड्स कंटीलादार बिछाए गए हैं, और जिससे किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके। ऐसी तमाम कोशिशें हैं, क्योंकि किसानों की कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि वो पार्लियामेंट तक कूच करें, जिससे रोकने की तमाम कोशिशें। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा का घेरा। राजधानी के बॉर्डर पर मुस्तैद जवान। जिन रास्तों से किसानों के दिल्ली कूच की है तैयारी, उन रास्तों को बैरिकेडिंग और कंटीले तारों से किया गया बंद। दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं, और अगर आप यहां पर देखें तो बाकायदा एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बूथ बनाया गया है। उसके अलावा इस तरह के जो कंक्रीट वायर हैं वो यहां पर लाए गए हैं बड़ी संख्या में, जो धीरे धीरे करके सड़कों पर लगाए जाएंगे। अगर हरियाणा और पंजाब को किसी भी तरीके से जो किसान है वो क्रॉस कर जाते हैं, हालांकि हरियाणा और पंजाब की पुलिस पूरी तरह से ये कोशिश करेगी कि उनको हर हाल में दिल्ली के बॉर्डर के अंदर दाखिल न होने दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो दिल्ली की सीमा में दाखिल होते हैं तो उसको रोकने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। किसानों ने जैसे ही एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया, तो एक बार ही लोगों के जहन में साल 2020 वाला किसान आंदोलन कौंध गया। फिर से महीनों चले विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जहन में ताजा हो गई। पंजाब के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है, लेकिन किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। पंजाब हरियाणा सीमाएं सील कर दी गई है। पंजाब की ओर से आने वाले रास्तों पर बड़े बड़े बोल्डर रख दिए गए हैं। कीलें लगा दी गई है ताकि किसान दिल्ली ना जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर एहतियात के तौर पर देखिए पहले से बैरिकेडिंग लगाई गई है, स्पीकर बांधे जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। ये किस लिए लगाया जा रहा है? ये सर किसान आंदोलन के लिए लगाया जा रहा है। तो पुलिस लगा रही है ये? हाँ जी सर। कितने स्पीकर ये बैरिकेड और कितने कैमरा लगाए गए यहाँ पे? कैमरे तो सर पता नहीं, हम तो स्पीकर लगा रहे हैं सर। कितना स्पीकर लगा रहे हैं? करीब करीब 16 स्पीकर लगा रहे हैं। 16 स्पीकर यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दरअसल उत्तर प्रदेश है, अभी दिल्ली मेरठ हाईवे है, और इस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे लाइन से करीबन 5-6 पुलिस वैन यहाँ लगा दी गई हैं। बैरिकेड्स रख दिए गए हैं पहले ही बड़ी संख्या में, कि अगर कहीं हालात शंभू बॉर्डर जो है वहां नहीं संभलते हैं और उसके बाद दूसरे किसान संगठन भी जुड़ने लगेंगे, तो सड़कों के दोनों तरफ बैरिकेडिंग यहाँ पर पहले ही रख दी गई है, तो ये रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा अलर्ट हरियाणा में है, जहां 12 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के मोर्चे को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े कंक्रीट के ब्रिगेड्स और बड़े बड़े कंटेनर सड़क के दोनों ओर लगाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कारण पिछली बार पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को किसानों ने ट्रैक्टरों से नदी में फेंक दिया था, लिहाजा अब की बार हाईवे पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखकर पूरे हाईवे पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसके बाद इन बैरिकेडिंग को सीमेंट और कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया है। किसान संगठनों की दिल्ली चलो मार्च कॉल को देखते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार ने माकूल इंतजामात किए हैं। 3 जिलों में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया है। जिन जिलों में बॉर्डर को सील किया है उनमें शामिल है अंबाला। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, जहां देख सकते हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक दिया गया है। कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स
इस रोड के बीच में लगा दिए गए हैं। बड़े बड़े ट्रॉलर्स भी यहां पर लगा दिए गए हैं ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, यहां से आगे ना बढ़ पाए। सोमवार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान नेताओं से चंडीगढ़ में मिलेंगे, जिसमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का भी आह्वान किया है। फिलहाल सरकार पूरी तरह सतर्क है और कोशिश ये है कि पंजाब के किसान 13 फरवरी को दिल्ली में दाखिल न हो सके। अंबाला से मंजीत सहगल, दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में आज योगी सरकार ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रदेश के मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाकायदा दर्शन पूजन किए। इस दौरान सभी बहुत उत्साहित नजर आए और भक्ति भाव में बाकायदा डूबे हुए नजर आए। आंखों के सामने रामलला की दिव्य और भव्य मूर्ति थी और गर्भगृह के आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है और उत्तर प्रदेश के विधायक जो तमाम लोग थे वहां पर मौजूद रहे। कोई अपने मोबाइल में तस्वीरें लेते हुए नजर आया तो कोई जो है एक तक बस रामलला के बाल स्वरूप को निहारता हुआ नजर आया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी मंत्री एक सुर में रामलला का भजन करने वहां पर करते हुए नजर आए और इसके पहले अयोध्या पहुंचने पर सभी का बाकायदा जोरदार भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने बसों पर देखिए तस्वीरें फूल बरसाए और जय जय श्री राम के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह पुणे में थे, वो वहां से सीधे अयोध्या पर पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी पुणे के आलंदी में श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव में बाकायदा शामिल हुए। उसके बाद वो मंत्रियों और विधायकों के साथ रामलला के दर्शन और पूजन करने के लिए राम जन्मभूमि के परिसर में पहुंचे। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार 2047 तक विकसित भारत बने। भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे थे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना वर्षों की आस्था का केंद्र आज रामलला जी के यहाँ विराजमान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है और आप देख सकते हैं देश दुनिया की नजरें अयोध्या नगरी में और ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण और करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान वो दिन पूरा हो गया। पहला सौभाग्यशाली है, वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। निश्चित रूप से जो भारत के भाव में है वसुदैव कुटुंबकम, प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब ने मत्था टेक करके प्रदेशवासियों का कल्याण, देशवासियों का कल्याण और पूरे विश्व। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 चल रहा है। ये महोत्सव 18 फरवरी तक चलने वाला है। इसका मकसद है आदिवासी और जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा देना और उनके खान पान, हस्तशिल्प, हस्तकला से दुनिया को रूबरू करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारी संवाददाता नीतू झा ने इस कला के मेले का जायजा लिया। देखिए, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आदि महोत्सव यानी एक त्योहार जिसमें देश के तमाम जो आदिवासी हैं वो पहुंचे हैं अपनी कारीगरी लेकर दिखाने दुनिया को कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पहुंचे सबसे पहले हमें आपका ही स्टॉल नजर आया था और ये खास चीज है, देखिए थोड़ी थोड़ी दिखा दूं, ब्रास से बनी हुई है और हर चीज एंटीक यूनिक है। हमारे यहाँ पे अभी यूनिक प्रोजेक्ट लेके आए हम लोग, जैसे ब्रास का स्टोन और ब्रास का जो फ्यूजन है उस तरीके का हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 32 महिलाएं जुड़ी हुए जो कि पूरे लेडीज है, वो ऐसे बैंगल्स वगैरह बना लेते
और बाकी के जो 76 स्टाफ है जो आर्टिजन से, वो सभी के सभी हम लोग ट्रेडिशनल आर्ट बनाते हैं। ये तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। 300 से ज्यादा स्टॉल हैं, 1000 से ज्यादा कारीगर जो हैं वो। आप बताइए कहाँ से आए हैं, हिंदी में बोल पाएंगे? हाँ मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा है, मैं ये वारली पेंटिंग बनाता हूँ। मेरा नाम वीनू कालू भावर है। हम ऐसे कैनवास के कपड़े पे बनाते थे, अभी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर वारली पेंटिंग बनाते हैं। ये सब, ये मोबाइल स्टैंड है, ये नैपकिन होल्डर है, ये पेन होल्डर है। यानी जरूरत के हिसाब से आप अपनी आर्ट और क्राफ्ट को भी उन चीजों पे बना रहे हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला चीज वस्तु है। पेंटिंग को इन्होंने उन चीजों पर उकेर दिया जो घर में अमूमन इस्तेमाल होती है, और यही शायद ये दर्शाने के लिए काफी है कि वाकई में जो ट्राइब्स हैं उनको जरिया तो मिल रहा है कि वो दिल्ली आए, आदि महोत्सव जैसे महोत्सव का हिस्सा बने। यहाँ और भी आपको कारीगर जरूर नजर आएंगे जो कुछ ना कुछ खास लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर दिल्ली। क्या लेकर आए हैं दादा, आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ। हमारा गांव रघुराजपुर है। हम रघुराजपुर से लेके आए। हमारा ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है, इसको पटचित्र पेंटिंग बोलते हैं। क्योंकि ना ये जो पटचित्र पेंटिंग होता है ये सब नेचुरल कलर से होता है। क्योंकि ना ऑर्गेनिक कलर जो बोलते हैं, नेचुरल जो फूल पौधा का कलर होता है उसी कलर है, और स्टोन का पाउडर से हम कलर बनाते हैं। इसको कलर बनाने के लिए एक प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि ना इसको बताने के लिए थोड़ा बहुत टाइमिंग टेकिंग लगता है। क्योंकि ना ये जो हमारा काजल जो कलर आता है वो दिया जलाते, जो उसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर जो कार्बन आता है उसी कार्बन से ब्लैक कलर आता है। क्योंकि इसके छोड़ के जो हमारा टसर सिल्क के ऊपर होता है वो फैब्रिक कलर हम यूज करते हैं। ये क्या है? पाम लिप है। पाम लिप जो होता है ये हमारा आयरन पेन, ये दिखा देता हूँ, ये हमारा आयरन पेन है। ये पाम का पत्ता होता है। पाम का पत्ता के ऊपर हम आयरन पेन से इंग्रेविंग करते हैं। जो ये जो पत्ता को लाते हैं, हल्दी नींबू और नींबू से बॉइलिंग कर देते हैं। बॉइलिंग होने के बाद उसी पत्ता के ऊपर सुई से सिलाई कर देते हैं। सिलाई होने के बाद इसके ऊपर हम पेंसिल से ड्राइंग करके इसी ये वाला हमारा आयरन पेन होता है, उसी से हम इंग्रेविंग करते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु में होने वाले भद्र दीपम उत्सव की खास रिपोर्ट। माता पार्वती के मंदिर में 10,000 से ज्यादा दीप जलाकर ये उत्सव बाकायदा मनाया जाता है, जिनमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। देखिए। मंदिर के अंदर दिवाली जैसा माहौल, हर तरफ दीपों की कतार, दियों से बनी रंगोली। ये तस्वीरें तमिलनाडु के थुथुकुटी के श्री शीनबाहवल्ली अम्मन मंदिर की हैं। दक्षिण भारत के इस मशहूर मंदिर में भद्र दीपम उत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। इस दौरान यहाँ 10,008 दीप जलाए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने इस उत्सव में शरीक होकर दीपदान किया और दिए जलाकर देवी देवताओं की आराधना की। इस मंदिर में माता पार्वती की अवतार शीनबाहवल्ली माता की पूजा होती है। मंदिर में माता की भव्य प्रतिमा स्थापित है। हर साल फरवरी मार्च में यहाँ धूमधाम से भद्र दीपम महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक भी शामिल होते हैं। महोत्सव के दौरान माता की सवारी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंसा के बाद अब हल्द्वानी में एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर वापस लौटती हुई नजर आ रही है। शांति एक बार फिर से लौट रही है। हालात पहले की तरह सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां भी कर्फ्यू में ढील देखने को मिली है। इसके अलावा कई इलाकों में कर्फ्यू को हटा भी दिया गया है। शांति बनी रहे इसकी तमाम कोशिशें, इस वजह से सेंट्रल फोर्सेस को भी बाकायदा हल्द्वानी में तैनात किया गया। बनभूलपुरा में हिंसा के निशान तो हैं, लेकिन अब शांति पसरी हुई है। हिंसा के बाद से बनभूलपुरा में पुलिस का कड़ा पहरा है।
नजर चप्पे चप्पे पर है और मकसद सिर्फ एक है कि दोबारा इस तरह के हालात पैदा न हो। बनभूलपुरा में फिलहाल कर्फ्यू लगा है। गली चौराहों पर पुलिस की घेराबंदी है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी इलाके में कर्फ्यू लगा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने कुछ ढील जरूर दी है। उत्तराखंड के बनभूलपुरा में जिंदगी वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आज बनभूलपुरा में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसके बाद चौथा दिन है और प्रशासन ने अब कर्फ्यू में ढिलाई बरती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में आज पहली बार इतने लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कर्फ्यू की वजह से लोग अपने घरों के अंदर बंद थे और लोगों को साफ कहा गया था कि वो घरों से तभी बाहर निकलें जब बेहद जरूरी काम हो। हालांकि कुछ दुकानें अभी भी नहीं खुली हैं, पूरी तरह से मार्केट अभी भी नहीं खुली है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के अलावा जो दुकानें हैं वो अब खुली हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह की घटना बनभूलपुरा में हुई थी उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है अभी भी सड़कों पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बनभूलपुरा का वही इलाका है जहां पर वायलेंस हुआ था। यहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और यहां पर अभी भी पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो। और साफ साफ सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को कि किसी भी तरह की ढिलाई आरोपियों के खिलाफ ना बरती जाए। हिंसा के बाद अब हल्द्वानी में एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बनभूलपुरा को छोड़कर हल्द्वानी के लगभग तमाम इलाकों में कर्फ्यू हटाया जा रहा है। आम लोग भी अपनी दुकानों और कारोबार की तरफ लौट रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएं और इस तरह के हालात दोबारा पैदा न हो। हल्द्वानी क्षेत्र में बनभूलपुरा वाला एरिया को छोड़ के बाकी पूरी हल्द्वानी में सामान्य गतिविधियां चल रही हैं। उस एरिया में हमारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। डोर टू डोर सर्चिंग भी हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। जो नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ हल्द्वानी में हालात सुधर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन जरा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। यही वजह है कि इलाके में अतिरिक्त सेंट्रल रिजर्व फोर्स को तैनात किया गया है, जिसकी 4 कंपनियां फिलहाल हल्द्वानी में तैनात हैं। उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक पत्र लिखकर सीएपीएफ की एडिशनल यूनिट्स की मांग की थी और अब हल्द्वानी में जो सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं वो अब पहुंच चुके हैं। 4 कंपनियां जो हैं वो अतिरिक्त यहाँ पर बुलाई गई हैं। तो लगभग 180 के आसपास जवान जो है वो हल्द्वानी के बनभूलपुरा पहुंच चुके हैं, जो बता रहा है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। हालांकि अगर कर्फ्यू की बात करें तो उसमें ढिलाई जरूर बरती गई है। लोगों की सुविधा के लिए इंटरनेट सर्विसेज को सुचारू रूप से चालू भी कर दिया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को, अतिरिक्त सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को अब हल्द्वानी बुलाया गया है। हल्द्वानी में 4 दिन पहले यानी गुरुवार को हिंसा भड़की थी, जिसके बाद इलाके में हालात बिगड़े और कर्फ्यू लगाना पड़ गया। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हल्द्वानी से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत रत्न पंडित रविशंकर की याद में दिल्ली में 3 दिन तक चलने वाले म्यूजिक फेस्टिवल का आज समापन हो गया। रविशंकर सेंटर की तरफ से रविशंकर अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल का आयोजन बाकायदा किया गया, जिसमें अलग अलग संगीतकारों ने अपनी धुनों से बाकायदा समा बांध दिया। पंडित रविशंकर की 104वीं जयंती के मौके पर 9 फरवरी को इस समारोह की शुरुआत बाकायदा की गई थी, जिसका समापन 11 फरवरी को हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।